नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो फ्रांस के इतिहास से ही है। फ्रांस में आतंक के राज्य का स्वरूप, एक आलोचनात्मक विश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस। इसमें पहले एक वीडियो मैंने लेक्चर के रूप में डाली थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे ये कहा कि सर नोट्स के साथ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने दोबारा इस वीडियो को बनाया और नोट्स के साथ बनाया। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बार बार अपील करने पर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, देखते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई परिश्रम नहीं लगता है, एक बटन ही तो आपको दबाना है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का जो इतिहास है वो फ्रांस की क्रांति के बाद से लेकर के थर्ड रिपब्लिक के कंसोलिडेशन तक काफ़ी हलचल पूर्ण रहा है। काफ़ी वहाँ राजनीतिक उठापटक होती रही है। कुछ लोग जो है वो क्रांति के सिद्धांतों के समर्थक थे, तो कुछ क्रांति विरोधी भी थे। तो ये झगड़ा फ्रांस में आने वाले बहुत सारे दशकों तक चलता रहा। तो रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज क्या है, पहले इसको समझते हैं। फ्रांस में क्रांति के दौरान दो प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों, जिन्हें गिरोंडिस्ट या जिरोंडिस्ट भी कहते हैं, जिरोंडिस्ट या गिरोंडिन्स और जैकोबिन्स के बीच संघर्ष से भड़का हिंसा का दौर और क्रांति के दुश्मनों को सामूहिक रूप से मौत के घाट उतारे जाने की घटना। तो कहने का मतलब ये था कि क्रांति के दौरान, जब क्रांति हो चुकी थी फ्रांस में, वहाँ काफ़ी हलचल मच रही थी, राजनीतिक रूप से काफ़ी उठापटक हो रही थी। तो ऐसे समय में वहाँ दो जो राजनीतिक गुट थे, जिरोंडिस्ट और जैकोबिन्स, तो उनके बीच में आपस में संघर्ष हुआ, जिसमें जैकोबिन्स जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुए। और उस समय जो है हिंसा का एक दौर चला वहाँ पे। जो क्रांति के दुश्मन थे, यानी जो क्रांति को नहीं चाहते थे कि क्रांति के परिणाम जो है वो फ्रांस में कुछ हों, उसका प्रभाव पड़े, तो यानी कि जो क्रांति के जो सिद्धांत थे, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी आदि, यानी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि, तो उनके भी विरोध में थे। तो ऐसे लोगों को क्रांति के दुश्मन कहा जाता था। तो उनको सामूहिक रूप से मौत के घाट उतारे जाने की घटना को आतंक का राज कहा जाता है। उस समय मरने वालों की संख्या हजारों में थी, जिनमें से 16,594 को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया और लगभग 25,000 लोगों को अन्य प्रकार से पूरे फ्रांस में क्रांति विरोधी होने के कारण उनके ऊपर आरोप लगा के फांसी दे दी गई। मित्रों, 1792 के बसंत से फ्रांस में एक क्रांति और युद्ध का दौर चला। फ्रांस के लिए इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये परिणाम थे राजशाही का पतन, रॉबेस्पियर की तानाशाही, आतंक का राज और नेपोलियन बोनापार्ट का सत्ता में उदय। यानी ये सारी घटनाएं जो हैं ये फ्रांस में हुई। तो यूरोप के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम थे। फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों में उग्र जैकोबिन्स के शासन का द्वार खोल दिया। जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं उसका फ़ायदा उठाया इन्होंने। प्रत्यक्षतः लोकतंत्र के समर्थक, गणतंत्रवादी और प्रतिक्रांति की ताकतों के विरुद्ध सशक्त राष्ट्रीय रक्षा के प्रबल समर्थक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के रूप में जैकोबिन्स को एक प्रतिभाशाली और असाधारण दृढ़ निश्चयी नेता मिला, जिसकी निर्दयता और कट्टरता ने उसे कन्वेंशन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाया। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे कि रॉबेस्पियर जो था वो
लोकतंत्र का समर्थक था, गणतंत्रवादी था और प्रतिक्रांति यानी जो क्रांति विरोधी ताकतें थीं उनके खिलाफ था। और उसने बड़ी ही निर्दयता और कट्टरता के साथ, क्रूरता के साथ जो है क्रांति की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था। तो सभी महान फ्रांसीसी क्रांतिकारी व्यक्तित्वों में रॉब्सपियर किसी न किसी रूप में सबसे यादगार और सबसे प्रतीकात्मक बना हुआ है। मिराबियो से भी अधिक। मिराबियो एक बेहतर वक्ता था, महान राजनेता था। लफायत से भी अधिक। लफायत जो है वो शासन कौशल के लिए अपने जाना जाता था। इसी तरह से डेंटन या दांतों जिसे हिंदी में कहते हैं से भी ज़्यादा, जो कि एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था और आक्रमण और प्रतिक्रिया के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध की उदार प्रेरणा था। मतलब दांतों के बारे में या डेंटन के बारे में यह कहा जाता है कि वो थोड़ा उदारवादी था। तो मित्रों, पेरिस का प्रतिष्ठित पूंजीपति वर्ग रॉब्सपियर के भावपूर्ण उपदेशों को ध्यान से सुनता था। यानी कि रॉब्सपियर जब बोलता था तो बड़ा इमोशनल हो करके भाषण देता था, और उसका बड़ा असर पड़ता था। खास करके जो पूंजीपति वर्ग था वहाँ का प्रतिष्ठित, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता था। वो बड़े ध्यान से सुनता था उसको। तो निर्वाचित राष्ट्रीय विधानसभाओं पर दबाव बनाने में अपनी भूमिका, प्रांतों में जनमत और असंतोष को संगठित करने की अपनी क्षमता और सबसे उग्रवादी और निर्दयी नेताओं के हाथों में पड़ने की अपनी प्रवृत्ति के कारण इसने अंततः अपने कई प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त की। 1790 के अंत तक जो जैकोबिन क्लब था उसके 1100 सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश मध्यम वर्ग के थे। और जब राजशाही का पतन हुआ तो जैकोबिन क्लब से 1000 से ज़्यादा स्थानीय समाज संबद्ध थे, यानी जुड़े हुए थे। तो ये पूरे फ्रांस में एकमात्र वास्तविक और प्रभावी राजनीतिक संगठन बना रहा। इसने रॉब्सपियर की साजिश, चालबाजी और अनुनय विनय की प्रतिभा के पूर्ण प्रयोग के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। यानी कि जो लोग जुड़े हुए थे जैकोबिन क्लब से, उनका रॉब्सपियर में पूरा विश्वास था। इसीलिए रॉब्सपियर अपनी योजनाओं में सफल हो सका। डेविड थॉमसन के शब्दों में, डेविड थॉमसन की पुस्तक है यूरोप सिंस नेपोलियन, आप पेंगुइन से प्रकाशित है। आप इस पुस्तक को पढ़ें तो उसमें एक अध्याय है द जैकोबिन टेरर। तो उसमें आपको इस विषय पे सामग्री मिलेगी। आमतौर पे जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती। तो डेविड थॉमसन, आप और भी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जॉर्ज रूदे की फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, लियो गर्शाय की फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। इनमें आपको डिटेल में सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो डेविड थॉमसन के शब्दों में, आतंक के राज्य की स्थापना, पुरानी व्यवस्था का अंत, आंतरिक क्रांति तथा विदेशी आक्रमणों के कारण हुई थी। जिरोंदिस्ट दल के नेताओं के वध के पश्चात जैकोबिन दल की उन्नति हुई एवं सितंबर 1793 ईस्वी से लेकर जुलाई 1794 ईस्वी तक फ्रांस पर जैकोबिन दल का ही प्रभाव रहा। तो इस अवधि में रॉब्सपियर जब गिलोटिन पर उसकी मृत्यु हुई, यानी रॉब्सपियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था चूँकि बहुत क्रूर हो चुका था, तो अपनी मृत्यु के पहले तक वस्तुतः वो फ्रांस का तानाशाह बना रहा। इस दल के लोग प्रारंभ से ही उग्रवादी थे और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उचित एवं अनुचित सभी साधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहते थे। क्रांति विरोधी भावनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना ही उनका मुख्य उद्देश्य था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक फ्रांस में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया जिसे आतंक का राज्य कहा जाता है। इस अवधि में हजारों व्यक्तियों पर क्रांति विरोधी होने का संदेह करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अनुमानतः केवल पेरिस में ही यह संख्या कई हजार थी। बहुत अधिक पैमाने पर क्रांति विरोधियों की हत्या होने के कारण लोगों में आतंक फैल गया और यह काल आतंक के राज्य का काल कहा जाने लगा। इसी समय रानी मैरी एंटोइनेट और मादाम रोला को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
तो जैकोबिन दल के सदस्यों ने आतंक के राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 3 साधनों से काम लिया: सार्वजनिक रक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति और क्रांतिकारी न्यायालय। तो ये तीनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सार्वजनिक रक्षा समिति की स्थापना अप्रैल 1793 ईस्वी में की गई। इस समिति का उद्देश्य था राजा के स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन का अंत करना और क्रांति विरोधियों का दमन करना। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 9 थी, किंतु बाद में इस संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया। इसमें रॉब्सपियर, दांतो या डैंटन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं आदि जैकोबिन पार्टी के मुख्य सदस्य थे। समिति की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को असीम अधिकार प्राप्त थे। जनतंत्र के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए यह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकती थी। सामान्य सुरक्षा समिति की स्थापना देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुई थी। इसके 21 सदस्य थे और सभी को पुलिस के उच्च अधिकार प्राप्त थे। जिस किसी व्यक्ति पर जनतंत्र विरोधी होने का शक होता था उसे यह समिति गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जनतंत्र विरोधी होना, क्रांति विरोधी होना, तो ये एक तरह का अपराध था, राष्ट्रीय अपराध था। तो नेशनल कन्वेंशन ने लॉ ऑफ सस्पेक्ट पास किया था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स। क्रांतिकारी न्यायालय में शंका के आधार पर पकड़े गए व्यक्तियों को सजा सुनाई जाती थी। यहाँ पर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। इस न्यायालय की स्थापना संभवतः इसी उद्देश्य से की गई थी कि क्रांति विरोधियों को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सके। अनेक निर्दोष व्यक्तियों को भी इस न्यायालय ने मौत की सजा सुना दी। पेरिस के क्रांतिकारी न्यायाधिकरण ने 2639 लोगों को मौत की सजा सुनाई। क्रांतिकारी अदालतों ने कुल मिलाकर लगभग 17,000 लोगों को मौत की सजा सुनाई। आतंक के बाकी 40,000 पीड़ितों की मौत वेंडी अंगुलियों जैसे स्थानों पर सामूहिक रूप से की गई, जहां कन्वेंशन के खिलाफ खुला विद्रोह हुआ था। हालांकि यह निशंस था, लेकिन आधुनिक तानाशाही द्वारा किए गए अत्याचारों की तुलना में यह आतंक हल्का और अपेक्षाकृत भेदभावपूर्ण था। तो आतंक पूर्ण राज्य के यही 3 प्रमुख साधन थे। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को मौत की सजा देने में समितियां हिचकती नहीं थीं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई कि लोगों में आतंक फैल गया, इसीलिए इसको आतंक का राज्य कहा जाने लगा। ज्यों-ज्यों क्रांति के शत्रु परास्त होते गए, आतंक के राज्य के संबंध में जैकोबिन दल के सदस्यों में मतभेद बढ़ता गया। मतभेद इस बात पे हो गया कि भाई कुछ सदस्य थे वो ये कहते थे कि अब बहुत हो गया, अब ये फांसी वांसी देना, गिलोतिन पे चढ़ाना बंद किया जाए, क्योंकि अब आतंक विरोधी जो है वो अधिकांश या जो बड़ी संख्या में समाप्त हो चुके हैं। तो फ्रांस पर से खतरा टल चुका है। कुछ सदस्य इसे अनावश्यक समझने लगे। उनका विचार था कि अब केवल संदेह के आधार पर देशवासियों का वध कर आतंक फैलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे फिर जैकोबिन दल की बदनामी होगी। दांतो आतंक के राज्य के अंत का सबसे कट्टर समर्थक था, पर रॉब्सपियर अभी इसे कायम रखने के पक्ष में था। वो इसे जारी रखना चाहता था। इसलिए रॉब्सपियर ने दांतो और उसके साथियों को मतभेद होने के कारण उनको जो है वो उनके ऊपर आरोप लगा करके मार्च 1794 में गिलोतिन पर चढ़वा दिया। यानी वो अपने आप को निष्कंटक करना चाहता था, इसलिए अपने साथियों से भी उसने छुटकारा पाया। इसके बाद शासन पर रॉब्सपियर का एकाधिकार हो गया। वह एक नए युग की सृष्टि करना चाहता था, जिसमें न कोई गरीब हो न कोई अमीर हो। आर्थिक क्षेत्र में समानता लाने के लिए उसने कई कदम उठाए। जून 1794 में हजारों व्यक्ति मार डाले गए। आतंक और अत्याचार की अब अति हो चुकी थी। अतः रॉब्सपियर
के विरुद्ध योजनाएं बनने लगीं और 27 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर और उसके 22 सहकर्मियों को या साथियों को पकड़कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही आतंक के राज्य का अंत हो गया। तो मित्रों, आतंक के राज्य के स्वरूप पे हम थोड़ी चर्चा करें। आतंक के राज्य के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि तत्कालीन फ्रांस की जैसी स्थिति थी उसमें आतंकपूर्ण राज्य की ही आवश्यकता थी। एक क्रांतिकारी के शब्दों में यह एक संकट की तानाशाही थी। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि इसके माध्यम से ही क्रांति को, गणतंत्र को आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से बचाया जा सकता। ऐसा होना भी अनिवार्य था क्योंकि असाधारण समय में असाधारण शासन व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है। संपूर्ण देश में अशांति अव्यवस्था थी। गणतंत्र के शत्रु इसे नष्ट कर देने के लिए तरह तरह के कुचक्र रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। विदेशी शत्रु फ्रांस में आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। गणतंत्र को भीतरी और बाहरी शत्रुओं से बचाने के लिए उस समय एक सशक्त सरकार की आवश्यकता थी और ऐसे समय में कुछ लोगों ने आगे बढ़कर आतंक के राज्य की स्थापना की। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उस काल में अनेक निर्दोष व्यक्तियों को भी मरना पड़ा, परंतु यदि आतंक का राज्य स्थापित नहीं हुआ रहता और फ्रांस अपने बाहरी तथा भीतरी शत्रुओं से छुटकारा नहीं पाता तो उसे अधिक हानि उठानी पड़ती। अतएव इस दृष्टिकोण से आतंक का राज्य एक व्यावहारिक राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था। तो ये तो वो बात हो गई जो आतंक के राज्य के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। परंतु अधिकांश इतिहासकारों ने आतंक के राज्य के स्वरूप को अत्यंत बीभत्स बताया है और उसकी कटु आलोचना की है। उनके विचारों के अनुसार जैकोबिन दल ने देश को बचाने के लिए नहीं वरन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आतंक के राज्य की स्थापना की और देश की रक्षा के नाम पर चुन चुन कर अपने विरोधियों का कत्ल कर दिया। उनका तर्क यह है कि अगर आतंक के राज्य का उद्देश्य देश को बाहरी एवं भीतरी शत्रुओं से बचाना था तो इस उद्देश्य की पूर्ति होते ही इसका अंत हो जाना चाहिए था, परंतु वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हुआ। जून 1794 में जब फ्रांस की सेना ने देश को बाहरी एवं भीतरी शत्रुओं से मुक्त कर दिया था तो आतंक के राज्य का भयंकरतम रूप उसी समय प्रकट हुआ। इस समय पेरिस में लगभग 29 व्यक्तियों की हत्या प्रतिदिन होती थी। जुलाई 1794 में फ्रांस के जेल कैदियों से भरे हुए थे और अगर रॉबस्पियर का पतन न होता तो उन सब की हत्या निश्चित थी। इतिहासकारों ने आतंक के राज्य का जो इतना विभत्स वर्णन किया है उसका एक ऐतिहासिक कारण है। आतंक के राज्य की अवधि के पूर्व और उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक संपूर्ण यूरोप के शासकगण फ्रांस की क्रांति के विरोधी बने रहे। खास करके जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे जैसे ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था या मेटरनिक के जो समर्थक थे, तो ये लोग जो है वो ये चाहते थे कि स्टेटस को बना रहे, तो इसलिए यानी यथास्थिति बनी रहे। इसलिए उस समय जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए वो क्रांति को बदनाम करने के उद्देश्य से ही लिखे गए थे। प्रतिक्रियावादी शासकों की प्रेरणा से लिखे गए इतिहास का यही उद्देश्य रहा कि वह इस बात को साबित करें कि इससे विभत्स और भयंकर काल इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। फ्रांस की तरफ से इस विचार को खंडित करने का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, क्योंकि नेपोलियन की पराजय के वर्षों बाद तक उस देश में भी प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला रहा। पीछे के इतिहासकार भी लकीर के फकीर बने रहे। आतंक के राज्य की अवधि में कुल मिलाकर 4000 के लगभग क्रांति विरोधी मारे गए। यदि हम पुरातन व्यवस्था के समय के निरंकुश राजाओं द्वारा की गई हत्याओं पर दृष्टि डालें तो आतंक का राज्य बहुत ही कम भयानक प्रतीत होता। यूरोप के इतिहास में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है जब केवल आनंद लूटने के लिए सैकड़ों व्यक्तियों को कत्ल करवा दिया जाता था। अब जैसे चार्ल्स पंचम का उदाहरण ले लें जो नीदरलैंड्स का था, तो उसने नीदरलैंड्स के विद्रोह के अपराध में करीब 50,000 व्यक्तियों को जिंदा जलवा दिया था। इसी तरह फ्रांस में केवल एक ही दिन में 24 अगस्त 1754 को 2000 व्यक्तियों की हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि वो
मार्टिन लूथर के समर्थक हो गए थे और उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था। फिर भी इतिहासकारों ने फ्रांस के राज्य को ही अधिक घृणित बतलाया है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुरातन व्यवस्था में गरीबों की हत्या की जाती थी, जबकि आतंक के राज्य में कुलीनों की हत्या की गई। ध्यान दीजिएगा इस बात पे दोस्तों। ऐसा इसलिए कि पुरातन व्यवस्था में गरीबों की हत्या की जाती थी, जबकि आतंक के राज्य में कुलीनों की हत्या की गई। तो तत्कालीन इतिहासकारों की दृष्टि में कुलीनों के जीवन का अधिक महत्व था, गरीबों के जीवन का उनके दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। कुछ लोग आतंक के राज्य को वर्ग संघर्ष के साधन के रूप में देखते हैं, परंतु यह गलत है। इसके द्वारा बुर्जुआ वर्ग के प्रभाव से क्रांति को मुक्त करने का प्रयास अवश्य किया गया था और सर्वहारा वर्ग के हित में कुछ काम भी किए गए थे, लेकिन आतंक के राज्य के शिकार इस वर्ग के लोग भी हुए थे एवं उनकी संख्या नगण्य नहीं थी। आतंक के राज्य का तत्कालीन फ्रांस पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। जहाँ तक इसके प्रभाव का सवाल है, आतंक के राज्य का मुख्य उद्देश्य फ्रांस की बाहरी एवं भीतरी शत्रुओं से रक्षा करना था। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1793 ईस्वी में सार्वजनिक रक्षा समिति ने फ्रांसीसी नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। इस आदेश के महत्व का पता बाद में चला। इसका अर्थ था कि आपातकाल में सभी नागरिकों से सेवा लेने का अधिकार राज्य को है, चाहे वो सैनिक सेवा ही क्यों न हो। बाद में इस पद्धति को यूरोप के अन्य देशों ने भी अपनाया। बहुत जगह ऐसा हुआ कि अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम लागू कर दिया गया, खास करके ऐसे देश जिनकी आबादी कम थी, जो देश जो है वो छोटे छोटे देश थे। तो इस प्रकार आधुनिक नागरिक सेवा की प्रथा प्रचलित हुई। पहले युद्ध दो राजाओं और सेनाओं के बीच में हुआ करते थे और नागरिकों को इससे कोई मतलब नहीं होता था। परंतु इस प्रथा के प्रचलन के परिणाम स्वरूप जब सारा राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित हो गया, अब युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं वरन दो राष्ट्रों के बीच होता था, क्योंकि प्रायः हर घर के नागरिक जो है सेना में भर्ती हो रहे थे, तो ये राष्ट्रीय युद्ध बन गए थे। डेविड थॉमसन के विचारानुसार अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रभाव राज्य व्यवस्था पर भी अनिवार्य रूप से पड़ा। यदि राज्य को अधिकार है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए नागरिकों से कोई काम ले और उनसे हर तरह के त्याग की अपेक्षा करें, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह उन नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करें, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें। यानी राज्य से ऐसी अपेक्षा की जाती थी। इसी कारण सार्वजनिक सुरक्षा समिति ने मजदूरी और चीज़ों के मूल्य पर नियंत्रण किया, सरकारी देखरेख में खाद्य पदार्थों का बंटवारा किया, मुद्रा को नियमित किया, व्यापार तथा शिक्षा को प्रश्रय दिया, गरीबों की सहायता की, कृषकों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा अन्य कई लोक हितकारी कार्यों को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार राज्य और नागरिक का संबंध एक नए सिद्धांत पर निर्धारित होने लगा। दोनों ने एक दूसरे के महत्व को समझा और देशभक्ति की भावना के साथ लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी मांग पे मैंने नोट्स के साथ इसे बनाया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये 394वां वीडियो है। इतिहास के प्रायः हर शाखा के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। बहुत सारी वीडियोस नोट्स के साथ हैं और बहुत ही शानदार कंटेंट हैं। अगर आप कोई भी परीक्षा, IAS की परीक्षा, PCS की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, UGC नेट की परीक्षा सचमुच में क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस पूरी देखें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाता हूँ। मैं उन विद्यार्थियों की मदद करना चाहता हूँ जिनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। इसलिए आप मेरा सहयोग कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नई नई वीडियोस देता रहूँगा। आप डिमांड कीजिए, आपकी डिमांड भी पूरी होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।